Hello friends, welcome to our YouTube channel, The Lord's Life Academy. Today we will discuss about some question. ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं नोट सेट के लिए, CHO के लिए, UPPSC के लिए और ESIC, DSSB जितने भी नर्सिंग के एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए ये क्वेश्चन या तो प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए हैं या फिर आ सकते हैं. सो लेट्स डिस्कस अबाउट सम क्वेश्चन. Question first. Haemophilus influenza type B vaccine should be administered at. Haemophilus influenza type B vaccine administer कब की जाती है? ऑप्शन ए एट बर्थ, ऑप्शन बी एट 9 मंथ, ऑप्शन सी 6, 10, 14 वीक, ऑप्शन डी 18 मंथ. So what is the correct answer? Correct answer is option C 6, 10, 14 वीक. जो हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है इसको हम हेप वैक्सीन भी कहते हैं, जो कि एडमिनिस्टर 6, 10, 14 वीक पे की जाती है. क्यों जाती है? चाइल्ड मेनिंजाइटिस को ट्रीट करने के लिए अंडर 5 ईयर चिल्ड्रंस में. अभी नाउ ये पेंटावेलेट में इंक्लूड की गई है. पेंटावेलेट में कौन कौन सी वैक्सीन इंक्लूडेड है? डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और हिव. कौन कौन सी? डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और हिव वैक्सीन. ये पांचों वैक्सीन पेंटावेलेट में इंक्लूड की गई हैं. और जो हिव वैक्सीन है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी जो वैक्सीन है उसकी जो बूस्टर डोज है वो 12 से 15 मंथ पर दी जाती है. और इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं माइल्ड साइड इफ़ेक्ट पैदा होते हैं, जिसमें कि जैसे कि रेडनेस, पेन, स्वेलिंग, फीवर या फिर सम एलर्जी की रिएक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड एज एन इंट्रानेजल स्प्रे. ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो कि इंट्रानेजल स्प्रे के द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है? ऑप्शन ए रूबेला, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी मीजल्स और ऑप्शन डी इन्फ्लुएंजा. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन. जो भी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है वो इंट्रानेजल स्प्रे के द्वारा बाय द नेजल रूट, नोज के द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है. और अपनी जो मीजल्स वैक्सीन है, मीजल्स वैक्सीन SC यानी कि सबक्यूटेनियस रूट से एडमिनिस्ट्रेट की जाती है राइट अपर आर्म पर. और इसको स्टेरलाइज वाटर में डाइल्यूट करके जब देते हैं, इसका जो अमाउंट होता है वो 0.5 ml अमाउंट में स्टेरलाइज वाटर में डाइल्यूट करके SC रूट से राइट अपर आर्म पर देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्पेसिफिक प्रोटेक्शन एंड हेल्थ प्रमोशन आर मेजर. स्पेसिफिक प्रोटेक्शन और हेल्थ प्रमोशन कौन से प्रिवेंशन में यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए प्राइमरी प्रिवेंशन, ऑप्शन बी सेकेंडरी प्रिवेंशन, ऑप्शन सी टर्सरी प्रिवेंशन, ऑप्शन डी प्राइमोडियल प्रिवेंशन. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए प्राइमोडियल प्रिवेंशन. जो प्राइमरी प्रिवेंशन, जो प्राइमरी प्रिवेंशन है उसमें जो डिजीज़ होती है उसके अकरेंस को, मतलब डिजीज़ होने से पहले, जो भी डिजीज़ होने से पहले उसको प्रिवेंट किया जाता है बाय द इम्यूनाइजेशन, बाय स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, बाय हेल्थ प्रमोशन. ठीक है. और जो सेकेंडरी जो प्रिवेंशन है, सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या करते हैं? स्टॉप डिजीज़ इन अर्ली स्टेज. डिजीज़ को अर्ली स्टेज पर स्टॉप कर देते हैं. कैसे? बाय द डायग्नोसिस, बाय द ट्रीटमेंट. डायग्नोसिस करके, ट्रीटमेंट करके, मतलब जो डिजीज़ है उसको, डिजीज़ तो हो जाती है लेकिन डिजीज़ को आगे कॉम्प्लिकेशन पैदा ना हो इसके लिए अपन इसको स्टॉप कर देते हैं डायग्नोसिस करके और ट्रीटमेंट करके. टर्सरी प्रिवेंशन में डिजीज़ हो चुकी है लेकिन वो आगे ना बढ़े, मीन ऑफ दैट
इम्प्रूव जनरल कंडीशन ऑफ पेशेंट, आगे बढ़ जाती है, लेकिन जो जनरल कंडीशन है पेशेंट की उसको इम्प्रूव करने के लिए हम टर्सरी प्रिवेंशन यूज़ करते हैं। उस टर्सरी प्रिवेंशन में अपन उसको रिहेबिलिटेशन दे सकते हैं, जिससे कि वो और सोसाइटी में रहने लायक कुछ हेल्थ एजुकेशन ऐसे दे के उसको टर्सरी प्रिवेंशन प्रोवाइड करते हैं। और जो प्राइमोडियल प्रिवेंशन है, प्राइमोडियल प्रिवेंशन में अपन जो रिस्क फैक्टर हैं, डिजीज़ के रिस्क फैक्टर हैं, उनको रिड्यूस करते हैं बाय द हेल्थ एजुकेशन, बाय द लाइफ मॉडिफिकेशन, जैसे कि स्मोकिंग ना करना, स्मोकिंग करने से रोकना, मलेरिया के मच्छर पैदा ना हो इस वजह से, पानी ना फैलाना, गंदगी ना करना, ये सारे प्राइमोडियल प्रिवेंशन में आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर फॉर ऑल टाइप ऑफ हेल्थ नीड इज कॉल्ड। जो नर्सिंग केयर है वो किस प्रकार के केयर में प्रोवाइड की जाती है? ऑप्शन ए कॉम्प्रिहेंसिव केयर, ऑप्शन बी इंटीग्रेटेड केयर, ऑप्शन सी होलिस्टिक केयर, ऑप्शन डी एविडेंस बेस्ड केयर। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी होलिस्टिक केयर। होलिस्टिक केयर में क्या होता है? होलिस्टिक केयर में अपन नर्सिंग प्रोवाइड करते हैं, नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि अपने फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल और स्पिरिचुअल, जो कि WHO ने रिकमेंड की है। हेल्थ की जो डेफिनेशन है, जिसमें कि अपने तीन कंपोनेंट्स यूज लिए जाते हैं, उसमें स्पिरिचुअल नहीं आता, फिजिकल आता है, साइकोलॉजिकल आता है और सोशल आता है ये। और कॉम्प्रिहेंसिव केयर में अपन डिलीवरी मैनेजमेंट एंड डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन एंड हेल्थ प्रमोशन करते हैं। ठीक है, वैसे तो हेल्थ के डिमेंशन में चारों आते हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, ये हेल्थ डिमेंशन है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, चारों आते हैं, जिसमें अपना फिजिकल आता है, मेंटल आता है, सोशल आता है और स्पिरिचुअल भी आता है। ये चारों इंक्लूड किए गए हैं हेल्थ डिमेंशंस में। ये 4 हेल्थ डिमेंशंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट बाय ए प्रेग्नेंट लेडी शुड बी एट लीस्ट, मतलब एंटीनेटल विजिट में कम से कम कितनी, एंटीनेटल टाइम पर मतलब प्रेग्नेंट लेडी एटलीस्ट कितने विजिट करने चाहिए, कम से कम कितने विजिट प्रेग्नेंट लेडी करे? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 4। देखो क्या होता है, जो ICMR की जो पहले जो गाइडलाइन थी उसमें अपन 3 ही फॉलो करते थे, 3 विजिट थी। लेकिन अभी नाउ WHO ने, अब इंडिया WHO को रिकमेंड करता है, WHO के सारे प्रोसीजर फॉलो करता है, तो WHO ने 4 रिकमेंड की हुई हैं और ये ही हैं। ICMR की कैंसिल करके WHO की 4 है, जिनमें से जो फर्स्ट विजिट होती है वो 12 से 16 वीक पर। ठीक है, फर्स्ट विजिट 12 से 16 वीक, सेकेंड विजिट 24 से 28 वीक, थर्ड विजिट 32 वीक पर और फोर्थ विजिट 36 वीक पर। ठीक है, कैसे? फर्स्ट विजिट 12 से 16 वीक, सेकेंड 24 से 28, थर्ड 32 एंड फोर्थ 36 वीक पर। वैसे अगर आइडियल विजिट की बात करें अपन, तो आइडियल विजिट में क्या करते हैं, टिल 7 मंथ, मतलब 28 वीक तक अपन 1 मंथ, महीने में 1 बार 7 मंथ तक। उसके बाद जो नेक्स्ट 2 मंथ हैं उनमें मंथ में 2 बार, ट्वाइस ए मंथ, 36 वीक तक, 36 वीक या फिर 7 मंथ के बाद के नेक्स्ट 2 मंथ, उसमें 36 मतलब ट्वाइस ए मंथ में 2 बार। और उसके बाद टिल डिलीवरी 1 से वीक में 1 बार करते हैं। ये आइडियल विजिट है, एंटीनेटल विजिट में आइडियल विजिट है प्रेग्नेंट लेडी के लिए, ये करने चाहिए। अगर ये करे ठीक है, वो करे ठीक है, लेकिन 4 तो कम से कम करने ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटर सिंबल ऑफ अंडर 5 क्लिनिक रिप्रेजेंट। जो अंडर 5 क्लिनिक का जो सेंटर सिंबल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन ए हेल्थ एजुकेशन,
ऑप्शन बी फैमिली प्लानिंग, ऑप्शन सी इम्यूनाइजेशन, ऑप्शन डी एडिक्वेट न्यूट्रिशन. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज फैमिली प्लानिंग. जो अपना फैमिली प्लानिंग का जो सिंबल है, जिसमें कि एक त्रिभुज सीधा और एक त्रिभुज ट्रायंगल उल्टा बीच में मिड में, तो उसका मिड का जो ट्रायंगल है उसमें क्या रहता है? फैमिली प्लानिंग रहती है. ठीक है, अपन इसको डायग्राम से समझ सकते हैं. डायग्राम कुछ इस तरह से है. इसमें टोटल 5 चीज़ डिमेंशन की गई हैं, जिनमें सेंटर सिंबल ये रहा देखो, जिसमें फैमिली प्लानिंग है, और उसके साइड में इधर एडिक्वेट न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, केयर एंड इलनेस, और आउटसाइड में हेल्थ एजुकेशन. ये भी पूछा गया, आउटसाइड का भी पूछा गया, हर चीज़ पूछी गई है. तो ये कुछ इस तरह से फैमिली प्लानिंग का सिंबल है ये. ठीक है फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन ये, द चीफ रेगुलेटर ऑफ इम्यून मैकेनिज्म. इम्यून मैकेनिज्म का चीफ रेगुलेटर क्या है? ऑप्शन ए प्लाज्मा सेल, ऑप्शन बी हेल्पर सेल, और ऑप्शन सी बी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन डी सप्रेसर टी सेल. ठीक है, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हेल्पर सेल. होता क्या है, जो CD4 सेल है अपनी, CD4 टी हेल्पर सेल, जो कि एक प्रकार की टी लिम्फोसाइट्स हैं, जो प्राइमरी रेगुलेटर हैं, क्योंकि ये साइटोकाइनेज सीक्रेट करती है. जो कि जो अदर WBC हैं, उसके जो अदर WBC हैं उनको स्टिमुलेट करती है, और ये हेल्प करती है इन्फेक्शन में. इसकी वजह से हेल्पर सेल को प्राइमरी चीफ रेगुलेटर कहा गया है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीडिंग टाइम इज नॉर्मल इन ऑल ऑफ दीज. किन में से ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल रहता है? ऑप्शन ए बाइप्रवाइट, ऑप्शन बी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ऑप्शन सी बॉर्न बिलियर डिजीज, ऑप्शन डी हीमोफीलिया. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज हीमोफीलिया. होता क्या है, जो हीमोफीलिया होता है ना, उस हीमोफीलिया में ब्लीडिंग टाइम अनचेंज्ड रहता है, क्योंकि हीमोफीलिया में क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है. कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है? 8 और 9, 8वें और 9वें नंबर का जो क्लॉटिंग फैक्टर है उसकी डेफिशिएंसी होती है. इसकी वजह से अपना ब्लीडिंग टाइम तो अनचेंज रहता है, लेकिन क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाता है. ठीक है, क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाता है, लेकिन ब्लीडिंग टाइम अनचेंज्ड ही रहता है. जो अपने प्लेटलेट्स काउंट एंड फंक्शन है वो नॉर्मल रहते हैं अपने. क्योंकि हीमोफीलिया क्या है? एक इनहेरिटेड सेक्स लिंक रिसेसिव ब्लीडिंग डिसऑर्डर है. ठीक है, तो इसमें एंटीप्लेटलेट्स जो ड्रग हैं वो कॉन्ट्राइंडिकेट रहती हैं, जैसे कि अपनी एस्पिरिन रही, ये ब्लीडिंग टाइम को बढ़ा देती हैं. क्या समझे? हीमोफीलिया इनहेरिटेड सेक्स लिंक रिसेसिव ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जिसमें अपन एंटीप्लेटलेट्स नहीं देते नहीं, वो कॉन्ट्राइंडिकेट रहती हैं. हीमोफीलिया 8th और 9th की क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, और इसमें ब्लीडिंग टाइम अनचेंज रहता है, क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीन ऑफ नेजल्स पेल्विस. नेजल्स पेल्विक क्या होता है नेजल्स पेल्विस? ऑप्शन ए 1 sacral ally मिसिंग, ऑप्शन बी both sacral allies मिसिंग, ऑप्शन सी फ्लैट ब्रिम सिमिलर टू platypod pelvis, ऑप्शन डी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम. ठीक है, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1 sacral allies मिसिंग.
जो नीजल्स पेल्विस है उसमें एक सैक्रल एला मिसिंग रहता है, ठीक है। अगर अपन ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो ये रॉबर्ट पेल्विस है, जिसमें दोनों सैक्रल एला मिसिंग हो जाते हैं। और ऑप्शन अगर 3 की बात करें तो इसको अपन रोचिस्टिक पेल्विस कहते हैं, ठीक है। और ऑप्शन अगर डी की बात करें अपन, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से ऑस्टियोमेलिक पेल्विस, ठीक है, वो होता है। अपन अगर मतलब जो रोचिस्टिक पेल्विस है ऑप्शन नंबर 3, उसमें क्या होता है कि ये जो पेल्विस है वो प्लेटिपॉड पेल्विस होता है, उसकी तरह मतलब फ्लैट ब्रेम, उसकी जो प्लेटिपॉड जैसे प्लेटिपॉड पेल्विस होता है उसकी तरह सेम उसी की तरह रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये अपना ये रॉबर्ट पेल्विस है, सॉरी ये नीजल्स पेल्विस है, और ये अपना रॉबर्ट पेल्विस है। इसमें दोनों सैक्रल एला मिसिंग है और इसमें एक सैक्रल एला मिसिंग है। तो अगर इमेज बेस्ड क्वेश्चन आए कभी तो ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाउंड्रीज ऑफ बार्टेक्स इन फीटल स्कल। फीटल स्कल में कौन कौन सी बाउंड्रीज होती हैं, बार्टेक्स जो एरिया होता है उसका, उसमें कौन कौन सी उसकी बाउंड्रीज कौन कौन सी हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन ए ब्रैगमा एंड कोरोनल सूचर, ऑप्शन बी लैम्बडा और लैम्बॉइड सूचर, ऑप्शन सी पैराइटल एमेंसेस, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ये चारों को चारों जो बार्टेक्स की जो बाउंड्रीज होती हैं उनमें इंक्लूड किया जाता है। अगर अपन इसको इमेज के साथ समझें तो बेहतर है, ठीक है। तो ये जो अपना ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये वर्टेक्स है, ठीक है। वर्टेक्स की अगर बाउंड्रीज अगर अपन देखी जाए, ये अपना ब्रैगमा रहा, एंटीरियर पार्ट ब्रैगमा, और पोस्टीरियर पार्ट अपना ये लैम्बडा रहा। और लेटरल की अगर बात करें, लेटरल में पैराइटल एमेंसेस ये रहे। इसकी जो लाइनिंग है इससे इसकी बाउंड्रीज को देखा जाता है, ये रहा पैराइटल एमेंसेस, ठीक है। अगर इसको वाइड करूं, इसको अगर वाइड करें तो ये कुछ इस तरह से, ठीक है, ये रहा एंटीरियर पार्ट ब्रैगमा, पोस्टीरियर पार्ट इसका लैम्बडा, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक वर्टेक्स, पूरा वर्टेक्स ये रहा वर्टेक्स पार्ट, ये ब्रैगमा रहा, ये पैराइटल एमेंसेस हैं इसके, और ये कोरोनल सूचर और ये लैम्बॉइड सूचर, ठीक है। ये तो वर्टेक्स पार्ट हो गए। और ये वाला जो पार्ट है ये ब्रो है, इसको सेंसिपोट कहते हैं। इसमें जो इसका जो एरिया होता है ये ब्रैगमा से लेके ग्लेविला, ये जो नेक का जो एरिया है, द रूट ऑफ नोज, बाय द रूट ऑफ नोज ग्लेविला, या फिर सुप्रा ऑर्बिटल रिज कह सकते हैं, यहाँ तक होता है। ये ऑर्बिटल रिज है इसकी, ये ऑर्बिटल एरिया, तो ये अपना ब्रो का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद अपन ऑक्सीपिट की अगर बात करें तो ऑक्सीपिट में अपना ये अपना ऑक्सीपिट है, ठीक है। ये अपना ऑक्सीपिट है, ये रहा ऑक्सीपिट पूरा यहाँ से यहाँ तक, जिसमें ऑक्सीपिटल सब ऑक्सीपिटल एरिया और ये सारे इंक्लूड है। ऑक्सीपिट का जो एरिया रहता है अपना लैम्बडा से लेके जो पोस्टीरियर और इन्फीरियर मार्जिन ऑफ ऑक्सीपिटल बोन, यहाँ तक इन्फीरियर मार्जिन ऑफ ऑक्सीपिटल बोन, ये अपनी टेम्पोरल बोन है, ठीक है। ये अपनी पैराइटल बोन कुछ इस तरह से है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कुछ भी फॉर इम्प्रूवमेंट इन एनीथिंग। थैंक यू वेरी मच।